गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम सभी डी.एड. SCVI फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 6.3 प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स LCM एंड HCF और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक व विभाज्यता का नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे दिया गया है। वे संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसे संख्याएं जिनका केवल दो विभाजक हो, वो केवल दो संख्याओं से ही डिविजिबल हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे दो हो गया, संख्या दो हो गई, तो दो जो है खुद से डिविजिबल है, यानी दो से डिविजिबल है, और एक से डिविजिबल है। उसके बाद तीन आ जाएगा, तो तीन भी संख्या क्या है, खुद से डिविजिबल है, यानी स्वयं से डिविजिबल है और एक से डिविजिबल है। उसके बाद पाँच है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। यानी वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक से डिविजिबल हो। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक विभाजक हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे चार ले लेते हैं, संख्या चार। तो चार क्या है, दो से डिविजिबल है, एक से डिविजिबल है और चार से भी डिविजिबल है। यानी यह जो संख्या है चार, वो दो से अधिक संख्याओं से डिविजिबल है। उसी तरह 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 किससे होगा, एक से डिविजिबल होगा, दो से डिविजिबल होगा, तीन से होगा और 6 से, स्वयं 6 से। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन कौन से दिया गया है। पहला देखिए, यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वे भाज्य संख्या है कहलाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए कौन कौन सी होंगी। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यानी ये सभी संख्याएं या तो खुद से डिविजिबल हैं या फिर एक से डिविजिबल है। ऐसी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। क्या है, संख्या 7 भाज्य अथवा अभाज्य संख्या है। तो कैसे हम कोई भी संख्या है, कैसे हम पता करेंगे कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से डिवाइड करिए। जैसे 7 है, तो 7 को हमने यहाँ पहला 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो जो संख्या प्राप्त होगी वो दशमलव में आएगी, यानी दशमलव संख्या प्राप्त होगी। उसी तरह 3 से अगर डिवाइड करें हम 7 को, तो वो भी जो संख्या होगी वो दशमलव संख्या होगी। लेकिन अब हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगी, यानी 1 मिलेगा। 7 एकम 7, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या हो जाएगी। और 7 को अगर 1 से डिवाइड करें तो संख्या हमें क्या मिलेगी? 7 मिलेगी। तो जो संख्या 7 मिल रही है वो क्या होगी? वो भी पूर्ण संख्या होगी। अतः यहाँ पे देखिए कितने इसके विभाजक हुए, यानी पूर्ण रूप से जो संख्या है, दशमलव ने आकर पूर्ण संख्या कहाँ से प्राप्त हो रही है? दो ही प्राप्त हो रही है, एक 1 से और एक 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के जो विभाजक हैं, स्वयं 7 है और 1 है, तो यह जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? अभाज्य संख्या आ गई। अगला उदाहरण क्या है? 12 को 1 2 3 4 6 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे 12 को एक 1 गुणे 12 यानी 12 आएगा, 2 गुणे 6 यानी 12 आएगा, 3 गुणे 4 12 आएगा, 4 गुणे 3 12 आएगा, फिर 6 गुणे 2 12 और 12 एकम 12। तो यहाँ पे इसके 12 के जो विभाजक है वो कितनी है? 2 से ज़्यादा है, अतः यह जो संख्या होगी 12 भाज्य संख्या होगी। आगे नोट में दिया गया है, क्या दिया गया? चूंकि कोई पूर्ण संख्या जो 1 से बड़ी होगी वह या तो भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो संख्या है जो 1 से बड़ी हो, या वह या तो भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या, या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसी जो संख्याएं होगी, मतलब या तो वो भाज्य संख्या होगी या फिर अभाज्य, लेकिन एक को हम ना ही भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ पे हो सकती है, क्या हुआ है यहाँ पे, कि जो सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2 होगी। ठीक है, अगला जो उदाहरण है इसमें कह रहा है 1 से 14 तक संख्याओं का भाज्य एवं अभाज्य में वर्गीकरण करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक तो ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। दो, नंबर 2 क्या है? संख्या जो 2 है वो क्या होगा? या तो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से, तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? अभाज्य होगी। 3 जो है या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से भी, तो ये संख्या जो होगी वो भाज्य होगी। 5 1 और 5 से ही डिविजिबल होगा, तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ दो संख्याओं से डिविजिबल हो रही है। 6 जो है 1 से भी डिविजिबल और 2 से और 3 से और 6 से, तो ये संख्या भाज्य होगी। उसी तरह 7 जो है 1 और 7 से भी, केवल 1 और 7 से ही विभाजित होगा, इसलिए यह जो संख्या है 7 वो अभाज्य संख्या है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी, यानी 2 से अधिक अगर संख्याओं से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भाज्य होगी, अदरवाइज दो से अधिक संख्याओं से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक, उसी तरह अगला जो उदाहरण है 2 से 9 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन है, दो संख्या लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक यहाँ संख्या लिख लीजिए। उसके बाद 2 के गुणज लिखिए, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के और 9 के।
यानी सभी संख्याओं के गुणज लिख लीजिए। और देखिए किसके, तो दो के गुणज केवल क्या हैं, दो ही हैं, तो यानी इसके दो, दो की जो डिविजिबिलिटी है बस दो संख्याओं से डिविजिबल, या तो दो से या एक से, इसलिए अभाज्य होगी। उसी तरह तीन भी केवल तीन से डिविजिबल है ये, और रैंक से यानी एक से। तीन केवल खुद से है और एक से है, इसलिए अभाज्य होगी। चार जो वो भाज्य होगी, क्योंकि एक से भी डिविजिबल है और दो से भी और चार से भी। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, कोई संख्या भाज्य या अभाज्य है ये निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कह रहा है यहाँ पे, पहला जो है संख्या के सभी गुणज ज्ञात कर लें। उसके बाद दूसरा नंबर टू, यदि संख्या के केवल दो गुणज हैं, जैसे एक तथा स्वयं संख्या, तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। नंबर थ्री में क्या कर रहा है, यदि संख्या दो से अधिक गुणज है तो वह संख्या भाज्य होगी। ठीक, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 20 से 29 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करिए। तो सभी लिख लेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 तक की संख्याएं लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे कौन सी संख्या के दो से ज़्यादा विभाजक हैं। जैसे 20 है तो 20 के दो से अधिक विभाजक हैं, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 21 है, इसके भी दो से अधिक हैं विभाजक, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। 23 है, 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि यह एक से डिविजिबल है और स्वयं से डिविजिबल है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, इस तरह हम काउंट कर सकते हैं। आगे आगे है यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। क्या है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम यानी तीन शब्दों से मिलकर बना है। एल इट मीन्स लोवेस्ट, सी मतलब क्या होता है कॉमन, और एम मतलब होता है मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए एलसीएम का तो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम सामान्य गुणज। ठीक, आगे क्या करें, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिस छोटी से छोटी संख्या से दी गई सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उस संख्या को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को संक्षिप्त रूप से लस लिखते हैं। उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। 4, 6, 8 के समापवर्तक जैसे 24, 28, 72, 96 इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्तक है, अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 24 है। यानी सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो ही सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब इसके मेथड जो हैं दो हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां दो हैं। पहला है गुणनखंड विधि, यानी उसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। तो पहले गुणनखंड विधि देख लेते हैं क्या है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभिष्ट लसा होता है। जैसे 8, 12, 20 का लसा क्या होगा, या इसका ज्ञात करना है, तो 8 का हम लिख लेंगे संख्या 8,
12 और 20 सभी का यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो क्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 × 2 × 2, यानी 2 दूने 4, 4 दूना 8। ठीक, यानी इसे अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 के पावर यहाँ पे हम 2 का पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 12 है तो 12 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 2 × 3। ठीक, 2 दूने 4, यानी 12। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यानी 2 कितनी बार है, 2 जो है वो 2 बार है यहाँ पे। तो 2 का पावर क्या होगा, 2 हो गया, और 3 क्या है, एक ही बार है, इसलिए यहाँ पे 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1। 20 है तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 5, 2 दूने 4, तो 4×5 = 20। ठीक है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, और 5 जो है एक बार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, लसर निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब हमने क्या किया है, जो 3 संख्याएं दी थी 8, 12, 20 सबका गुणनखंड निकाल लिया है। अब लसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो अधिकतम जो घात है सबका पहले हम फैक्टर देख लेंगे, यानी सबका गुणनखंड देख लेंगे। क्या है, गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 हैं, 3 है और 5 है। देखिए 8 के जो हम फैक्टर निकालें उसमें 2 है, 12 के जो फैक्टर हैं उसमें 2 और 3 है, और 20 के जो फैक्टर हैं उसमें 2 और 5 है। तो इसमें 3 संख्याएं आ रही हैं। अब तीनों संख्याओं में जो जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा, जिन संख्याओं का घात अधिक होगा उन संख्याओं को हम लिखते जाएंगे, सभी संख्याएं। तो पहले देख रहे हैं 3 संख्याएं, तो पहले 2 है, तो 2 के कितने घात हैं यहाँ पे, 2 के जो पावर हैं अधिकतम वो 3 है। ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो 3 का जो अधिकतम है वो कितना है, 3 का सिर्फ एक ही है पावर अधिकतम, तो यहाँ पे 3 का पावर 1, और 5 जो 5 है उसका पावर कितना हो जाएगा, 5 का भी 1 है, यानी 5 का 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का पावर 3, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 8, 3 × 3 × 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 120। तो 120 जो हुआ ये क्या हुआ, लसा हुआ, यानी लघुत्तम समापवर्तक किसका, 8, 12 और 20 का। ठीक है, उसी तरह अगला जो एग्जाम्पल है 8, 16, 40 का लसा। तो यहाँ पे भी 8 का हम गुणनखंड कर लेंगे, तो सेम वही संख्या है, 2 × 2 × 2, यानी 2 का पावर 3। 16 का 2 × 2 × 2 यानी 2 जो है 4 बार है, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 40 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 5, यानी यहाँ पे 2 का पावर कितना आ गया, 3, और 5 जो है एक बार है, तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर 3 × 5 का पावर 1। अब यहाँ देखिए कौन कौन सी संख्या हैं, तीनों जो संख्याएं थी 8, 16 और 40, तीनों का जो फैक्टर निकला उसमें जो फैक्टर हैं उसमें संख्याएं या तो 2 हैं या 5 हैं। तो देखिए इसमें सबसे अधिक जो 2 का पावर होगा वो लिखिए। तो अधिकतम जो 2 का पावर है वो क्या है, 4 है। यहाँ पे देखिए जो 16, जहाँ पे हम 16 का जो फैक्टर निकाले हैं उसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 4 हो जाएगा पावर, और 5 जो क्या है एक ही बार है, यानी 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, और 5 कितना हो जाएगा, 16, 25, 80। तो ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, लॉस हो जाएगा। सेम अगला जो है एग्जाम्पल है 10, 12, 24 का लसा। तो यहाँ भी 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5, 12 का 2 × 2 × 3, यानी 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1, और 24 का 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 का पावर 3 × 3 का पावर
1। अब यहाँ पे तीनों का जो लसा होगा क्या हो जाएगा, अधिकतम हम पावर देखने से पहले संख्या देख लीजिए कौन कौन सी है। 2 है जो फैक्टर हुए हैं, या तो 2 है, इसमें 3 है और 5 है, तीन ही संख्याएं दिख रही हैं। तो यहाँ पे अधिकतम 2 का जो पावर है वो कितना है, 3 है। ठीक है। और जो 3 का पावर है वो अधिकतम 1 ही है और 5 का 1। तो तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर 3 गुण कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा। ठीक। और गुणे 5, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे संख्या जो आएगी 120। हमारा जो रिजल्ट आया यानी जो लसा आया 120 आ गया। ठीक। अब ये तो था गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि देख रहे हैं। भाग विधि में क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को कॉमा लगाकर पंक्तिबद्ध करते हैं तथा बारी बारी से, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम भाग देते जाते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट लसा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, 12, 15 और 18 का लसा ज्ञात करें। तो संख्याएं लिख लीजिए 12, 15 और 18। अब हम इसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 2 मान लीजिए। कैसे, जैसे यहाँ 12 है तो 12 भी देख लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल होगा ही, चूँकि सम संख्या है। 18 भी है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 का ज्यों का त्यों लिख लीजिए। और जो 18 है वो क्या हो जाएगा, दो दोनों 18, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट, अब फिर 2 से अभी डिवाइड होगा, कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। तो एक बार 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे, यानी 2 3 जा 6 हो गया, 15 ऐसे, और 15 को ज्यों का त्यों लिख दें। और जो 9 है वो भी 2 से डिवाइड नहीं हुआ। फिर हम संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, अगली संख्या से। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 5 15, और 3 तरीके 9। ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होगा तो फिर 3 से करिए, क्या हो जाएगा, एक 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 लिख लीजिए। और 5 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, तो उसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। और 3 एकम 3, 3 से डिवाइड होगा, क्या बचा संख्या, केवल 5 बचा, तो लास्ट में 5 से डिवाइड कर दीजिए। सभी में क्या आ गया, नीचे सबका जो प्लस, यहाँ पे जो है सब एक, जो सेसफल हमारा बचा वो क्या होता है, एक एक सब में बच गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स आए हैं जो डिवाइड किए गए हैं ये सारे, उसको हम अभिष्ट लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को जो डिवाइड करने पे आई हैं इसको हम एक क्रम में लिख लेंगे गुणा करते हुए, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180। तो यह जो संख्या होगी 180 वो क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो भाग विधि है। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें भी भाग विधि के द्वारा लसा निकालना है, 7, 14, 35 और 28 का। इस सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो यहाँ पे 7, 14, 28, 7, 14, 35 और 28 का हमें लसा ज्ञात करना है। तो सेम जो ऊपर जो हम लोग मेथड यूज़ किए हैं डिवीजन मेथड, उसी के द्वारा करना है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है 14 है, 28 है, ये 2 से डिविजिबल हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 7 तो डिवाइड नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पे 14 डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जब 14, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद 35 भी नहीं डिवाइड होगा, उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे इसको। और ये हो जाएगा 28 डिवाइड हो जाएगा, 14 दूना 28, तो यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 14 है 2 से डिविजिबल है, तो बाकी संख्याएं नहीं डिविजिबल होंगी 2 से, तो ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। 7 नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, और यहाँ पे 7 डिविजिबल। फिर अब 5 से डिवाइड हो जाएगा 35, यहाँ पे 7 आ जाएगा, बाकी संख्याएं वैसे के सेम। और लास्ट में सभी 7 बचा है, तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। तो यहाँ पे अब हमको लसा ज्ञात करना है, तो लसा के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं आई हैं डिवाइड करने पे, उन संख्याओं को एक क्रम में लिखते हुए मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। और सभी संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो संख्या आएगी, वो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, लसा होगा, 7 14 35 और 28 का। ठीक है, सेम वैसे सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या है इसमें, 4 9 15 का लसा। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 दूना 4, 9 डिविजिबल नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, फिर 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, और 9 और 15 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करिए, 1 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लास्ट में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं आई हैं यहाँ पे डिवाइड करने पर, उन संख्याओं को एक क्रम में लिखते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या होगी, जो रिजल्ट आएगा, वो 4 9 और 15 का लसा हो जाएगा। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक कॉन्सेप्ट ऑफ की महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, और एचसीएफ, या इसे बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है, अतः एचसीएफ वह सार्वविभाजक है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहला स्टेप है, दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, विभाजकों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या ज्ञात करेंगे। और तीसरा जो स्टेप है, यह उभयनिष्ठ संख्या ही महत्तम समापवर्तक होगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड। इसके भी दो मेथड हैं। पहला है गुणनखंड विधि, जिसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है भागफल विधि एंड डिवीजन मेथड। तो पहले हम फैक्टर मेथड देखते हैं, यानी गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। तो इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण के लिए 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है गुणनखंड करके। तो सबसे पहले हम वही फैक्टर लिख लेंगे। तो देखिए 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 18 का जो फैक्टर होगा 2 × 3 × 3 ना, 2 3 6 36 18। और 42 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 × 3 × 7। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रही है और 3, लेकिन यहाँ पे आगे ऊपर 3 है, नीचे 7 नहीं है, कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे कॉमन संख्या में क्या मिली, 2 और 3। तो 2 और 3 को आपस में गुणा कर देगी, जो संख्या मिली, अतः इसका जो एचसीएफ हो गया, यानी 18 और 42 का, वो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 6 आ गया। ठीक है,
ये गुणनखंड विधि द्वारा है। ठीक है, अब आगे हम भाग विधि द्वारा पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, इसमें क्या है, डिवीजन मेथड द्वारा माना कि हमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, फिर बचे शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक जीरो शेष न मिले। अंतिम विभाजक ही महत्तम समापवर्तक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है 72 तथा 126 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, तो जो छोटी संख्या है वो क्या है, 72 है, तो 72 से हम 126 में भाग देंगे। अब इसको कितने टाइम्स जाएगा, 72 से 1 टाइम्स में जाएगा, 72 एकम 72, अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो 126 से इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी 144। तो यहाँ पे 1 टाइम्स ले जाएंगे, 72 एकम 72। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था यानी 72, उसको हम यहाँ पे भाज्य के रूप में लिखेंगे 72 को। ठीक, और फिर उसे हम डिवाइड करेंगे, तो 54 से अब 72 को डिवाइड करेंगे, यानी 54 एकम 54 फिर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 के बाद अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा जो ऊपर बचा हुआ है क्या है, जो भाज्य है उसको हम 54 को लिखेंगे, फिर 18 से हम डिवाइड करेंगे, तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 18 के 54। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ पे। तो तब तक हम करते जाते हैं, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने का यही तरीका है। ठीक है, यानी जो भाज्य है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, और जो शेष मिलता मिलता जा रहा है उसे हम भाज्य के रूप में हम लिखते जाएंगे, भाजक से हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 72 और 126 का जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यही तरीका है। अब यहाँ पे जो अगला उदाहरण है वो कह रहा है 13 और 29 का महत्तम समापवर्तक। तो ये जो तरीका है यहाँ पे, ये है फैक्टर मेथड द्वारा निकाला गया है 13 और 29 का। तो 13 का देखिए फैक्टर कितना होगा, 13 गुणे 1 होगा, और 29 का 29 गुणे 1। तो दोनों का जो फैक्टर हो गया वो कितना हो गया, कॉमन फैक्टर जो हो गया 1 हो गया, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, 12, 24, 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड का यूज़ किया गया है। तो सबका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इसी तरह 24 का निकाल लीजिए। तो 24 का क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा, और इसे पावर के फॉर्म में लिखते हैं। और 36 का जो है वो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 का पावर 2। 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 जो है वो भी 2 बार है, यानी 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें कम से कम देखेंगे जिसका पावर हो, इसमें हाईएस्ट पावर वाले को नहीं देखेंगे, क्योंकि डिफरेंस यही है। जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो उस समय हम क्या कर रहे थे, जो हाईएस्ट पावर थी गुणनखंड का उसको हम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हम फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे, और कॉमन फैक्टर का जो लोवेस्ट पावर होगा वो लिखेंगे। तो 2 का देखिए लोवेस्ट पावर कितना हो गया, 2 का
दो का हो जाएगा दो, ठीक है। दो का जो लोवेस्ट पावर हो गया वो हो गया दो, और तीन का जो लोवेस्ट पावर हो गया वो कितना हो गया, एक है, ठीक है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी ऊपर भी एक है, लेकिन दो का सभी जगह देखिए क्या है, एक जगह 12 वाले में दो का पावर दो है, और 24 वाले में दो का पावर तीन है, और 36 वाले में दो का पावर दो है। तो यहाँ पे जो दो का पावर है वो कितनी बार है, दो बार है। तो यहाँ पे लिखिए उभयनिष्ठ जो गुणनखंड जो होगा, तो दो गुणित दो और तीन हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है, बाई फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। अब अगला जो है उदाहरण, उसमें 24, 12 और 24 का HCF निकालना है भाग विधि द्वारा। तो 12 से वैसे हो गया, 24 है दो बार में डिविजिबल हो गया, जीरो आ गया, यानी जो लोग हमारा जो भाजक है वो कितना है, 12 है, तो जो इसका HCF आ गया वो कितना होगा, 12 ही होगा, ठीक। नेक्स्ट उसी तरह के एग्जाम्पल हैं आगे, क्या दिया गया है यहाँ पे, 180 व 270 का भागफल विधि से HCF ज्ञात करना है। तो सेम देखिए यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, 180, तो 180 से 270 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 180 लिख लीजिए और डिवाइडेड 270, वन टाइम्स में जाएगा, 180 माइनस किए 90 आ गया। अब जो हमारा भाजक जो था ऊपर 180, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इससे टू टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारा जो भाजक है लास्ट वाला वो कौन सा है, 90 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी 90 हो गया। अगला जो उदाहरण है 300 व 396 का HCF, तो सेम ऐसे करेंगे, 300 सबसे छोटी संख्या है इन दोनों में, तो 300 लिख लीजिए, और 396 में डिवाइड करना है। सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसमें हमारा जो लास्ट में जो भाजक जो बच रहा है वो कौन सा है, 12 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक। ये गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे करना है 15 और 35 का गुणनखंड। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, वन, एक गुणे 3 गुणे 5, 35 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 है और 5 है, इन दोनों के सिवा कोई नहीं है, तो 1 गुणे 5, इन दोनों का एक गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो ये हमारा HCF हो गया। अगला जो उदाहरण है क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करें, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो उस समय हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 90, 108 और 126 का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे निकालना है, तो सेम ऐसे फैक्टर मेथड द्वारा आप कर लीजिए। तो 90 का जो फैक्टर हो जाएगा, दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे पाँच हो जाएगा, ठीक। 180 का दो गुणे तीन गुणे तीन, ठीक। सेम 126 का दो गुणे तीन गुणे सात। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लोवेस्ट देखना है, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन जो होगा वो क्या क्या होगा, दो देखिए, दो कितनी बार है, एक ही बार कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो दो एक बार हो जाएगा। उसके बाद तीन, तीन देखिए सब में दो बार हो रहा है ना, तो कम से कम तीन जो होगा दो बार हो जाएगा, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, दो गुणे तीन, क्योंकि तीन जो है दो बार आ रहा है, दो बार कॉमन हो रहा है, और जो दो है वो एक ही बार है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 18, यानी 90, 108 और 126 को संख्या 18 जो होगी वो पूरी पूरी विभाजित करेगी, ठीक है।
आगे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक और उदाहरण है यहाँ पे। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की बड़ी से बड़ी माप बताओ जो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 30 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी माप निकालने के या बड़ी बड़ी संख्याएं ज्ञात करने के लिए, जैसे ऊपर था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, वहीं अगर छोटी से छोटी पूछता तो वहाँ पे हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 30 है, 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। 24 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो देख लीजिए, 2 क्या है, लोवेस्ट टाइम एक ही बार है, 2 जो कॉमन है, और 3 जो है, 3 एक ही बार है, तो 2 गुणे 3, ये क्या हो जाएगा 6। 6 क्या होगा, 6 जो होगा वो इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं। इसके लिए सूत्र है, कौन सा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 693, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। एक संख्या दी हुई 77, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएफ इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई पहली संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, या अगर यहाँ पे पहली संख्या ज्ञात करनी होती होगी तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलसीएम दिया हुआ है कितना है, 693, और एचसीएफ जो है 11 है। तो पहली संख्या क्या है, 77। अब इसे हम दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 77। अब कितना आ जाएगा, जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 99। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या आई हमारी कितना आ गई, 99। अब ये तो था हमारा एचसीएफ का। अब विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें क्या है, पहला है 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 24, 440, 886, 488 और 902, यानी सभी संख्याओं का जो इकाई का अंक है, देखिए सब में क्या है, 4 है, 0 है, 6 है, 8 है, 2 है, तो ये संख्याएं क्या हैं, 2 से डिविजिबल होंगी। ये पहचान ये देख करके हम पहचान सकते हैं, अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। दूसरा जो है 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में है 513। अब 513 सबको ऐड कर देंगे, 5 को अलग करके, एक को और 3 को सबको अलग अलग करके हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबका
जो योग है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर यह संख्या जो ऐड करने के बाद आ रही है वो 3 से डिविजिबल है, यानी वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 3, तीसरा है जो 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है, कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो दोनों स्थान पे या तो 0 हो या फिर जो दहाई तथा इकाई के अंक के स्थान है वो 4 से डिविजन है। तो यहाँ पे दिया गया है 448 या फिर 400। यहाँ पे 448 जो है 48, यानी इकाई और दहाई का अंक पे क्या है वो 48 है। अगर संख्या देगी इकाई के स्थान पर 8 है और दहाई पे 4 है, यानी दोनों संख्याएं 4 से डिविजन हैं। तो अतः इससे हम कह सकते हैं जो 448 है वो 4 से डिविजिबल है। वहीं अगर 400 की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है 0 0 है। तो यह जो संख्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 5 से विभाजिता का नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 500, 125 या 315। सब में देखिए या तो 0 है इकाई के स्थान पर या फिर 5 है। 500 में भी क्या है 0 है, 125 में भी इकाई के स्थान पर 5 है और 315 में भी 5 है इकाई के स्थान पर। तो वो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी जिनके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 6 से विभाजिता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 24, 84, 144, 1026। इसमें कह रहा है कि 6 से विभाजिता के नियम में कह रहा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। 24 देखिए तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। इसी तरह 84 भी 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। 144 भी सेम ऐसे। तो ये 6 से विभाजित करना है। आगे नेक्स्ट में 7 से विभाजित का नियम। यह क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दें, गुणा यानी उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दें और जो शेष अंकों से बनी संख्या है उसमें से घटाने पर जो संख्या आ रही है वो अगर 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे 133 है तो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है। अब 3 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया 6 आ गया। अब कह रहा है जो बची संख्या है 133 में 3 तो हम इकाई का अंक हो गया, लेकिन अब क्या बच गया 13 बच गया। तो 13 में से 6 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो कितना आ गया 7। और जो 7 आ गया 7 से डिविजिबल हो गया। इट मीन्स यह जो संख्या होगी 133 वो 7 से डिविजिबल होगी। अथवा दूसरा क्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी यह कह रहा है कि अगर इकाई के अंक में अगर हम 5 से गुणा करके शेष जो बची संख्या है उसमें हम ऐड कर देंगे जो संख्या आई थी हमारी इकाई के अंक में गुणा करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने पर जो संख्या आ रही है वो
7 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे 441 दिया गया है, तो इकाई के अंक पे क्या है, 5 है, इकाई के अंक पे 1 है, तो 1 को हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। और बची जो संख्या हो गया 441 में, वो क्या होगी, इकाई को छोड़ के 44, 44 प्लस 5 49, और 49 जो है 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो 441 है वो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, 8 से 8 से विभाजिता का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0 हो, जैसे 1224 और 1000। इसमें कह रहा है कि 1224 में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या क्या हो जाएगी, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े क्या है, 224 है, जो क्या है, 8 से विभाज्य है, यानी यह संख्या 1224 क्या होगी, 8 से डिविजन होगी। अब 9 से विभाजिता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो, जैसे 3 के विभाजिता का नियम में क्या था, यानी सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दे रहे थे, अगर वो संख्या डिवाइड हो रही तो वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह 9 से विभाजिता के नियम में भी सभी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। 729 है तो 7 प्लस 9, 2 प्लस 9 कितना हो गया, 18, और जो 18 है 9 से डिविजिबल है, यानी जो 729 है वो 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, 10 से विभाजिता का नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर केवल 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जैसे 600 है या 800। नेक्स्ट, आगे 11 से विभाजिता के नियम। इसमें क्या कर रहा है, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, या वो क्या होगा, 11 का अपवर्त हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 1331 है, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं, एक है 1321 में क्या है, एक है, तीन, तीन 2 बार है और एक है, तो सम और विषम, तो सम के स्थान पे देखिए क्या है, सम पे 3 है और 1 है, ठीक है, और विषम पे क्या होगा, 1 और 3 होगा, दोनों पे विषम, यानी 1 होगा, 3 होगा, तो देखिए एक 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 के स्थान पर क्या है, 1 है, और 3 के जो हमारा विषम स्थान है, तीसरे तीसरे पोजीशन पे भी 3 वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह सम स्थानों पे भी योग करेंगे, सम यानी सम स्थान पे भी 3 है और 1 है, दोनों के योग करने के बाद सम संख्या और विषम संख्याओं का जो योग है, दोनों को माइनस करने पर 0 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और जो विभाज्यता का नियम है उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उसको हम बता दे रहे हैं क्या क्या है इसमें। पहला जैसे पॉइंट दिया गया, वे संख्या है जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तथा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं।
लघुत्तम समापवर्तक की गुणनखंड विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक की भाग विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को कॉमा लगाकर पंक्तिबद्ध करते हैं तथा बारी बारी से 2, 4, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7 यानी जिस संख्या से वो डिविजिबल हो उसे भाग देते जाते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट लसाअ यानी लघुत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। अतः एचसीएफ वह सार्वत संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। इसमें दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करते हैं तथा विभाजकों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या ज्ञात करते हैं। यह उभयनिष्ठ संख्या ही महत्तम समापवर्तक होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक, पहला जो है उभयनिष्ठ या फिर वस्तुनिष्ठ है क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से इसको 2 से भाग करने पर उत्तर दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए कहलाता है। मतलब ऑप्शन दिए गए इसमें 4, इसको बताना है वो संख्या क्या कहलाएगी या फिर वो पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसे क्या बोलेंगे। चौथा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। पांचवा संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक कहलाता है। छठवां निम्न में मान से भाज्य संख्या नहीं है। सातवां संख्या 1 है। 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आप आंसर देना है। आठवां क्वेश्चन है संख्या 12 की सभी संख्याएं हैं यानी इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा। आगे 9वां क्वेश्चन में क्या है, संख्या 8 एवं 20 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। और 10वां में क्या है, संख्या 15 एवं 35 का महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे इसमें पहला है अति लघुत्तरी में अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। दूसरा अभाज्य संख्याओं की विभाजक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तीसरा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चौथा 3 की कोई 2 भाज्य संख्या लिखिए। पांचवा 2 से अधिक गुणज वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। छठवां 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। और सातवां 1650 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे लघुत्तरी प्रश्न में पहला है एलसीएम का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखना है एलसीएम का। दूसरा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए। तीसरा 125 का गुणनखंड कीजिए। चौथा 15, 20, 35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पाँचवा 25, 35, 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और छठवां क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 तथा 5 शेष है। सातवां जो क्वेश्चन है वो है 3 से विभाज्यता का नियम उदाहरण के साथ लिखिए। और आठवां है
7 से विभाजिता का नियम उदाहरण के साथ लिखिए। तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को हल करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके।